बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो इसका पहले मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं जी। प्रिडिक्ट का मतलब होता है कि हमने पेशन गोई करनी है, अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि किस हद तक रिएक्शन जाएगा। अब किस हद तक जाएगा कि मुराद ये है कि कितनी जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं आगे क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि हमारे पास जो केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी जो नंबर है, उसकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है जी। एक तो यूनिट है ना, यूनिट नहीं बल्कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम देखेंगे। प्रीडिक्ट, तो ये बताती है, पेशन गोई करती है हमें द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि जो है हमारे पास रिएक्शन किस हद तक जाने वाला है। इट इंडिकेट्स दैट, ये निशानदेही करती है, टू विच एक्सटेंट, किस हद तक रिएक्टेंट्स, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, जो हमने जिनको रिएक्ट करवाया, जिनको हमने केमिकली आपस में मिलाया है, वो किस हद तक जो है कन्वर्ट होंगे, मुंतकिल होंगे प्रोडक्ट बनने में, ठीक है। इन फैक्ट इट मेयर, ये जो है पैमाइश करती है, नापती है किसको, हाउ फार, किस हद तक, ठीक है। और रिएक्शन प्रोसीड, किस हद तक रिएक्शन जो होगा प्रोसीड करेगा, बढ़ेगा, चलेगा, ठीक है। कब चलेगा, बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश होने से पहले किस हद तक रिएक्शन चलेगा, और उसके बाद जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, कि हमारे पास रेट जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। इन जनरल देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एज एक्सप्लेन बिलो। हमारे पास कहते हैं 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो कि हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं। नंबर ए पे है हमारे पास लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। तो उसको पढ़ने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी कि अगर आपके पास जस्ट एक नान हो और आप 2 बंदे हो खाने वाले, तो आपको हाफ हाफ आ जाएगा, ठीक है जी। और जैसे बंदे बढ़ेंगे, ठीक है, हमारे पास डिवाइज़र बढ़ेंगे जिनमें हमने तकसीम करना है, वो लोग बढ़ जाएंगे, तो आपका हिस्सा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर अगर 4 हो जाएंगे देखें, तो आपको कितना है जी, क्वार्टर। तो इट मीन्स कि जो आपका डिवाइज़र है, जो बटे से नीचे है, अगर वो हो थोड़ा, ठीक है, थोड़े के लिए मैं देखें नीचे की तरफ एरो लगा रहा हूँ, अगर हो कम, तो फिर जो आपको वैल्यू मिलेगी इक्वल में, ठीक है, तो वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिस तरह आपको हाफ हाफ हिस्सा आ गया था। और अगर जो है वो डिवाइज़र ज़्यादा हो, जिनमें बांटना है वो बंदे ज़्यादा हो जाएँ, ठीक है, डिवाइज़र ज़्यादा हो, तो हमारे पास जो इक्वल के इस तरफ जवाब आएगा, जो आपको हिस्सा मिलेगा, वो क्या होगा, कम होगा, थोड़ा होगा, ठीक है जी। कम के लिए हमने क्या कर लिया, इस तरह तीर लगा लेते हैं नीचे को। और इस तरफ हमारे पास जब आदमी कम थे जिनमें बांटना था, तो फिर हिस्सा ज़्यादा था, तो ज़्यादा के लिए जो है वो ऊपर को एरो लगा लिया। अब ये एग्जाम्पल करने का क्या मकसद है, एग्जाम्पल से जो है आपको ईजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से हम जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं। तो देखा था आपने कि लास्ट लेक्चर में हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो नीचे होते हैं, प्रोडक्ट ऊपर होते हैं। अगर मैं देखें यहीं एग्जाम्पल में 2 की जगह पे रिएक्टेंट्स रख दूँ, ठीक है, और मैं कहूँ कि जो रिएक्टेंट्स हमारे पास कम है, और इक्वल किस साइड पे आपको पता है कौन सी वैल्यू होगी, केसी की, क्योंकि हमारे पास केसी इक्वल होता है प्रोडक्ट तो जो मल्टीपल होता है, और उनके जो हमारे पास नंबर्स ऑफ मोल्स होते हैं उनको पावर में लिखते हैं, और उसके नीचे जो है वो रिएक्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनके एक्टिव मैसेज को यानी मोलर कंसनट्रेशन को, और उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको पावर्स में लिख देते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास 2 जो है फ़र्ज़ करें रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, तो फिर आप कम है वो, ठीक है, तो आपके पास केसी की वैल्यू समझे बढ़ गई, ठीक। और अगर वही आपके पास जो है वो रिएक्टेंट्स ज़्यादा हो गए, तो इट मीन्स कि केसी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, कम आएगी। तो चलिए अब जो है हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें जो है ये एग्जांपल हेल्प कर देती है। तो हमारा है जी लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में किया कि जब हमारे पास लार्ज था, जब आपको हिस्सा ज़्यादा मिला था, तो इट मीन्स कि जो डिवाइज़र है वो क्या है, कम है,
अब डिवाइज़र में क्या होता है, बटे के नीचे क्या होता है आपके पास, केसी में बटे के नीचे आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास जो रिएक्शन है उसके अंदर रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम होंगे। जब रिएक्टेंट्स कम होंगे तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट जो है वो आपके पास ज़्यादा होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। द लार्ज वैल्यू ऑफ Kc indicates that at equilibrium position the reaction mixture consists of almost all products। ठीक है, वही बात आ गई कि आपके पास जब Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि जो डिवाइज़र है आपका, जो बटे के नीचे है और बटे के नीचे आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं, वो क्या होंगे, कम होंगे। जब वो कम होंगे तो इट मीन्स कि वो सारे के सारे तकरीबन क्या बन चुके हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है जी। एंड रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल, तो आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो ना होने के बराबर हैं। द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कम्प्लीशन, तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज़ टू कम्प्लीशन एट 1000 केल्विन। अगर हमारे पास 1000 केल्विन हम उसे दें और में क्या हो जी 2CO2, ठीक है, और प्लस O2, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या बनता है हमारे पास 2CO2। और उस वक्त Kc की वैल्यू देखें कितनी हमारे पास है, बहुत बड़ी वैल्यू है। और बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू का किस तरह आप एकदम फटाफट से अंदाज़ा लगा सकते हैं, 10⁻22 पॉजिटिव में है, तो जब आपके पास जो इसकी पावर 10 की पॉजिटिव में हो तो इट मीन्स की वैल्यू इज़ लार्ज, और जब ये नेगेटिव में हो तो इट मीन्स की वैल्यू इज़ स्मॉल। तो अब देखें 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 है, और जब आप इसको ऑर्डिनरी में लिखेंगे तो पॉइंट को यहाँ से ख़त्म करेंगे और साथ में 21 ज़ीरोज़ जो हैं वो राइट हैंड साइड पे आप इसके पुट करने पड़ेंगे आपको। तो इट मीन्स कि हमारे पास इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी एग्जांपल की तरह कि हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स कम, तो ये देखें जो आपको हिस्सा मिला यानी Kc की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम बढ़ते हैं जी बी पार्ट की जानिब। बी में कह रहा है कि अगर हमारे पास स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc हो, तो इसको पढ़ने से पहले फिर देख लें एग्जांपल कि जो मैंने ये वाली एग्जांपल करवाई थी आपको, जिस पर भी मैंने टिक लगाया कि 1/4 होगा। जब हिस्सादार बढ़ जाएंगे नान को खाने वाले तो फिर हिस्सा में क्या आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा। तो इट मीन्स कि ये समझे Kc की वैल्यू है। ठीक, अब Kc की वैल्यू कम आई है तो इट मीन्स कि जो आपके पास बटे के नीचे चीज़ थी रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं। जब आपके पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं तो इट मीन्स कि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो कम हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जी, हमारे पास है स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc। व्हेन द Kc वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल इट इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज़ एस्टैब्लिश्ड with a very small conversion of reactants to product। तो कह रहा है कि इट मीन्स कि आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा किस तरह, बहुत स्मॉल जो आपकी कन्वर्जन होगी, जो उसके अंदर चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी, एक फॉर्म रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जाएंगे, वो बहुत कम हुई है। एट इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ निग्लिजिबल। ठीक है जी, वही वाली एग्जांपल देखें ज़रा, नीचे वाली वैल्यू क्या है 4 देखें, बड़े हैं, तो इट मीन्स रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो जो दाईं तरफ Kc की वैल्यू है वो कम है। तो जी फिर जब Kc की वैल्यू कम होगी तो इट मीन्स रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं तो इट मीन्स कि जो आपके पास प्रोडक्ट है वो निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, और इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं वो कंप्लीशन उनकी कभी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 2NH3 रिवर्सिबल रिएक्शन में N2 + 3H2 जो है बनाती है, और देखें Kc की वैल्यू आपके पास बहुत स्मॉल है, 10 की पावर देखें -9 है। और अगर इसको आप ऑर्डिनरी में लिखें तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करवाना होगा, और 3 के लेफ़्ट पे 8 ज़ीरोज़ के बाद डेसिमल आपका जो है वो आएगा। तो उसके बाद बढ़ते हैं जी सी। अब सी में क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज़ नाइदर स्मॉल नॉट नॉर लार्ज। तो हमारे पास इसमें ना तो Kc की वैल्यू बहुत छोटी है और ना ही बहुत बड़ी है। तो फिर क्या होगा, सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल, ये कंपेरेबल होंगे, मुकाबला किया जा सकेगा इसमें किसका, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर एग्जांपल
N2O4 इन रिवर्सिबल रिएक्शन मेक्स 2NO2 और Kc की वैल्यू देखें कितनी है 0.211, ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, देखें ना इसके साथ 10 की पावर कोई 22 लगी हुई है, ना 10 की पावर -9 लगी है, जस्ट एक दरमियानी सी वैल्यू, ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है। इट इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 and combination of NO2 to form N2O4 are almost comparable to each other। तो इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो हैं वो कंपेरेबल हैं आपस में, इनकी तकरीबन जो है वो बराबर बराबर के करीब है कम, ठीक है। इसके बाद जी हमारा टॉपिक, हम ये सारा जो है ये टॉपिक तैयार करने वाला है, आपको ये आता हो, ठीक है, और आप ये राइट करेंगे, ठीक है, इस सबको और एग्जांपल्स भी राइट करेंगे इसकी। और इसके बाद है जी टेस्ट योरसेल्फ। अब आपने अपना टेस्ट करना है और इसमें मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ। इसमें देखें पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये असल में तो आपने टेस्ट करना है लेकिन मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है जी आपकी। तो इसमें क्या होगा, क्या कहते हैं कि आपका मतलब क्या है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से, तो आप कहेंगे हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मतलब है कि एट विच एक्सटेंट रिएक्शन प्रोसीड, कि किस हद तक रिएक्शन जाएगा, यही मतलब है हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से, कि किस हद तक जो है वो रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई द रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन। कहते हैं रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास रिवर्सिबल वो क्यों कंप्लीट नहीं होते, तो भी वो इसलिए कंप्लीट नहीं होते क्योंकि वो क्या करते हैं, दे अटेन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है। तो जब इक्वल हो जाता है तो फिर वो जितना रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को बना रहे होते हैं उतने प्रोडक्ट्स जो है दोबारा से रिएक्टेंट्स को बनाते हैं, तो वहीं जो है वो चलता रहता है काम और कभी मुकम्मल नहीं होता। उसके बाद है जी थर्ड पॉइंट, इफ़ अ रिएक्शन हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ Kc विल इट गो टू कंप्लीट एंड वाई। कि अगर कहते हैं हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो क्या ये कंप्लीट होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा, ठीक है। तो एसेंशली तौर पे जो बुनियादी तौर पे है वो तकरीबन वो कंप्लीट होने वाला होगा, ठीक है जी। तो आप लिखेंगे जी बेसिकली इट विल, एसेंशली इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ठीक है जी। अब क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन गए होंगे और जो रिएक्टेंट्स की तादाद होगी वो निग्लिजिबल होगी, जैसा कि ऊपर हम पढ़ कर आए हैं कि ना होने के बराबर होगी। तो जब रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होंगे तो हम कहेंगे तकरीबन ये बराबर ही है, ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारा फोर्थ, विच टाइप ऑफ रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन। तो किस तरह के रिएक्शन होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते, तो देखें क्वेश्चन 2 में हमने यही तो कहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कंप्लीट होते, तो भाई इसका तो हमने क्वेश्चन 2 में बता दिया। इसका आंसर देखें क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 2 ही आंसर है, ठीक है, कि द रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीट बिकॉज एट इक्विलिब्रियम स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। उसके बाद है जी 5, वाई द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट्स एंड 50% प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखें जी जब हमने इक्विलिब्रियम की बात की थी तो हमने ये नहीं कहा था कि हमारे पास जनाब ये बराबर बराबर हो जाता है, जितना हमारे पास रिएक्टेंट होता है उतना प्रोडक्ट होता है, हमने कभी ये नहीं कहा। हमने सिर्फ ये कहा था कि रेट इक्वल होते हैं, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात की थी, रेट, ठीक है। रेट का मतलब होता है स्पीड, क्योंकि स्पीड जितना वो बना रहा है उतना वो बना रहा है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आपके पास जनाब 1000 रुपीज़ हों और मेरे पास 1 लाख रुपीज़ हों, और हम क्या करें गेम शुरू कर दें, मैं आपको 5 रुपीज़ दूँ आप मुझे 5 दें, मैं फिर आपको 5 दूँ आप मुझे 5 दें, तो इसको हम कहेंगे कि हमारा रेट इक्वल हो गया, जितने मैं आपको दे रहा हूँ उतने आप मुझे दे रहे हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मेरे और आपके पैसे इक्वल हो गए हैं, मेरे पास लाख ही रहेंगे और आपके पास जो है वो जितने मैंने बताए थे 1000 उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमने रेट्स की बात की थी, तो 50-50% लाजमी नहीं है, वो तो हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हमारे पास 50-50% नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास फेवरेबल कंडीशन क्या है। तो अगर तो हमारे पास फेवरेबल कंडीशन हो रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स, तो फिर 50-50 हो सकता है, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास इनकी जो है फेवरेबिलिटी किसी के लिए ज़्यादा हो सकती है, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स वो कम हो सकती है। तो बेसिकली हमने जो था सिर्फ रेट की बात की थी, तो रेट इक्वल होते हैं, ये 50-50 वाला लाजमी नहीं है बराबर हो, ठीक है। उसके बाद है जी हमारा लास्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी साइंस
सोसाइटी और इसका आपस में रिलेशन देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। और हमारे चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट बॉक्स है जिसे हम करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है यूज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। कह रहे जी द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको पता है जी हमारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजन जो है हमारे जो एटमॉस्फेयर इसमें 78% होती है और ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है, और मिलके 78 + 21 मेक्स 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर, और बाकी 1% जो है वो अदर गैसेस होती हैं। तो बोथ दीज गैसेस constitute 99% of atmosphere. These gases are being used to manufacture chemicals since the advent of 20th century. Nitrogen is used to prepare ammonia, which is further used to manufacture nitrogenous fertilizer. तो देखें जी बड़ा ज़बरदस्त है कि नाइट्रोजन 78% है, हवा से पकड़ते हैं और उसकी जनाब अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया बनाने के बाद नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र बना के ज़बरदस्त पैसों में बिक जाती है। उसके बाद देखें जी ऑक्सीजन इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो देखें अब ऊपर आपने नाइट्रोजन का पढ़ा जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में 78% है, उसका यूज़ आपने देखा किधर होता है, अमोनिया बनती है और अमोनिया से फिर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स बनती हैं। और अब जो 21% है उसका ऑक्सीजन, उसका यूज़ बताने जा रहा है। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है जी, विच इज़ फर्दर यूज टू मैन्युफैक्चर किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो किंग ऑफ केमिकल जिसे कहा जाता है एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसका फार्मूला होता है हमारे पास H2SO4, ठीक है जी, ये लिख देते हैं इधर H2SO4। तो इसका ये फार्मूला होता है। तो ये जनाब ऑक्सीजन से बेसिकली उसने आपको बताया कि हमारी सोसाइटी, साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है। उसमें उसने बताया कि एटमॉस्फेयर से हम जो है वो नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बना लेते हैं और ऑक्सीजन से हम सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। तो जिसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो है आपने अब कितना करना है, पिछला जो है वो कंप्लीट करना है बस यहाँ से, और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो भी आपने माइंड में रखने हैं ताकि क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप जो है उसको राइट कर सकें। चलिए ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।